अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सुबह सवेरे पाकिस्तान। मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान रमशा कमल। हर सुबह का आगाज़ करते हैं अच्छी बात के साथ, अच्छी सोच के साथ, ताकि हमारी जो ज़िंदगी है उसमें बेहतरी आ सके और हम अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकें। लेकिन इंसान के साथ होता क्या है कि इंसान सिर्फ़ और सिर्फ जो अपनी ज़िंदगी है, जो कि उसे एक बार मिलती है, उसमें मुसीबतें, परेशानियाँ और दुखों पर फोकस करता है कि मेरे साथ ये हो गया, अच्छा नहीं हुआ, बुरा हुआ, या हम किसी दूसरे वाले को, सामने वाले को देख के उसके साथ अपनी ज़िंदगी का मवाजना कर रहे होते हैं। तो हमें करना ये चाहिए कि जो हमारे पास चीज़ें अवेलेबल हैं हम उसे बेहतरीन तरीके से यूटिलाइज करें। और दूसरी बात ये कि दूसरों को देखकर अपनी ज़िंदगी गुजारने से बेहतर है कि हम अपनी ज़िंदगी को खुद प्लान करें, अपने मुताबिक अच्छे तरीके से करें, और किसी भी दुख, परेशानी और मुसीबत का सामना करें तो उसको ये सोच के करें कि ये आजमाइश है, गुजर जाएगी, अच्छा वक्त इसके बाद ज़रूर आएगा। और अल्लाह ताला के ऊपर यकीन कामिल रखें कि अल्लाह ताला अगर किसी को आजमाता है, किसी को परेशानी में डालता है, मुब्तला करता है उसको मुसीबत में, तो उसकी वजह यही है कि वो उससे मोहब्बत करता है और उसका इम्तिहान शायद देना चाहता है। तो हमें ये सोचना चाहिए, हमें ये समझना चाहिए। और दूसरी बात ये भी है कि अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए हमें अपने दिलों से नफरत, जलन, हसद, इन तमाम चीज़ों को दूर कर देना चाहिए और एक मोहब्बत के साथ, खुलूस के साथ, ईमानदारी के साथ जो हमारे रिश्ते हैं उनको निभाना चाहिए। अपनी ज़िंदगी को गुजारने का तरीका जो है उसे हमें तब्दील करना चाहिए। मोहब्बत, खुलूस, ईमानदारी और तमाम तर चीज़ों पर अमल करते हुए हम अपनी ज़िंदगी को बेहतर कर सकते हैं। इसी बात के साथ शो का आगाज़ करते हैं। और सबसे पहले जिस तरह हम कोरोना के हवाले से आप तक अपडेट्स पहुंचाते हैं, सूरत हाल तशवीशनाक होती जा रही है। हालात जो है वो लगता है कि अब काबू में नहीं है, क्योंकि जिस तरह से केसेस की तादाद में इजाफा हो रहा है वो सूरत हाल तशवीशनाक है। और दूसरी बात यह कि टेस्टिंग कैपेसिटी, जिसे इंक्रीज़ करने का बार बार कहा जाता रहा, इंक्रीज़ की गई, लेकिन केसेस बढ़ने के साथ अब उसे डिक्रीज किया जा रहा है। तो इसके पीछे वजह क्या है जानेंगे, हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ होंगे। सबसे पहले राहम यूसुफजई हमारे साथ हैं जो कि हमें पेशावर से अपडेट करेंगे। साथ साथ दुआ मिर्जा भी हैं जो कि हमें लाहौर की सूरत हाल और पंजाब भर की सूरत हाल से आगाह करेंगी। सबसे पहले पेशावर का रुख करते हैं। पेशावर में जिस तरह हम देख रहे हैं राहम यूसुफजई के जो सूरत हाल है, केसेस की तादाद में इजाफा हो रहा है और जो रेट है, डेथ टोल जो है वो भी जो बाकी सूबे हैं उनके निस्बत वहाँ पर ज़्यादा है। खैबर पख्तूनख्वा में क्या वजह है इसकी? बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में मौका देने का। इस तरह है कि जिस तरह बाकी सूबों से यहाँ में जो है पॉजिटिव केसेस की तादाद भी ज़्यादा है, डेथ रेशो भी ज़्यादा है। हमने इस पर मुख्तलिफ माहिरीन से गुफ्तगू की, डॉक्टरान साहिबान से इस पर हमने गुफ्तगू की। उनके मुताबिक यहाँ पर दूसरे सूबों की बनस्बत यहाँ इस खैबर पख्तूनख्वा में लोगों की ट्रेवलिंग हिस्ट्री बहुत ज़्यादा है। यहाँ से ज़्यादा तौर पर लोग सऊदी अरब से, दुबई से, ईरान से यहाँ से ज़्यादा लोग आते हैं। इसके अलावा जो पाकिस्तान में है, जो यहाँ पर ट्रैवलिंग हिस्ट्री लोगों की ज्यादा तौर पे यहाँ के जो लोग हैं वो कराची, लाहौर और दीगर बड़े बड़े शहरों से यहाँ पे आते हैं, जिस वजह से वहाँ के जो केसेस है वो यहाँ पे आके रजिस्टर होते हैं। तो यही वजह है कि यहाँ पे जो है पॉजिटिव केसेस का रेशो भी ज्यादा है और डेथ रेशो भी ज्यादा है। लेकिन उस हिसाब से जो है वो टेस्टिंग कैपेसिटी अभी तक वहाँ तक ना पहुँच सकी जहाँ तक होनी चाहिए थी। 2000 कम से कम अभी इस आज के माहौल में, आजकल की सूरत हाल में कम से कम 2000 टेस्ट रोजाना होने चाहिए थे, लेकिन 1000 तक भी मुश्किल से पहुँच गई है। गुज़िश्ता 5 दिनों की अगर हम बात करें तो गुज़िश्ता 5 दिनों में जो एवरेज टेस्ट है वो 920 हो गई है, जो कि बहुत कम है। इन 920 टेस्ट में जो है 13,000 या 4 यानी हर 13वां बंदा जो है का टेस्ट जो है वो पॉजिटिव आ रहा है। अगर टेस्टिंग कैपेसिटी बढ़ाए, इस्तेदाकार बढ़ाया जाए तो ये जो रेशो है इससे भी ज्यादा हो सकता है। इसके साथ साथ आपने डेथ रेशो की बात की तो खैबर पख्तूनख्वा में बाकी सूबों से सबसे ज्यादा यहाँ पे हुए जो कि 161 है। 161 यहाँ पे है। यही वजह है कि यहाँ पे डॉक्टर साहिबान के मुताबिक यहाँ पे लोग जो आते हैं, जो मुतासर होते हैं, वो अपनी ट्रेवल हिस्ट्री छुपाते हैं, वो खुलकर बात नहीं करते। बाद में जब उनको वो सेवियर कंडीशन में हो जाते हैं, जब उनकी मौत वाक़ हो जाती है तो उनके टेस्ट अक्सर औकात वो जो है फौतगी के बाद उनके टेस्ट पॉजिटिव आते हैं। हमारे साथ इस मौजू पर जो है डॉक्टर रिजवान कुंडी जो कि यंग डॉक्टर एसोसिएशन के सदर भी है वो भी मौजूद है। अगर आप उनसे कुछ पूछना चाहते हैं या हम उनसे कुछ यही सवाल करेंगे तो वो हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले तो मैं इनसे
भी कहूंगा कि डेथ रेशो 161 डॉक्टर साहब यहाँ पे पहुंच गई है। प्रॉब्लम्स है इसके बारे में पूछिएगा कि जो डेथ टोल है उसमें क्यों इजाफा हो रहा है, और दूसरी तरफ ये कि टेस्टिंग कैपेसिटी को मजीद इंक्रीज करना कितना जरूरी है, इनसे बात कीजिएगा डॉक्टर साहब से। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताएं कि डेथ रेशो इतनी ज्यादा है, यानी हर 13वां बंदा इस वक्त जो है वो मौत की वादी में चला जाता है कोरोना वायरस की वजह। इसके अलावा जो सूबाई हुकूमत ने महकमे सेहत ने वादा किया था कि हम 2000 तक कम से कम इस मई के शुरू में हम बढ़ाएंगे कैपेसिटी, लेकिन अभी तक 900 और 1000 के दरमियान हम चल रहे हैं। कितनी बढ़ानी चाहिए टेस्टिंग कैपेसिटी और डेथ रेशो यहाँ पे क्यों ज्यादा है? देखो, हम पहले दिन से यही डिमांड कर रहे हैं कि हेल्थ एम्प्लॉयज़ की या और ऑल कम्युनिटी की मास स्क्रीनिंग होनी चाहिए। मास स्क्रीनिंग का फ़ायदा ये है कि जो आपके पॉजिटिव केसेस आ जाते हैं उनको टाइम पे आइसोलेट कर लेते हो। आइसोलेशन का मतलब ये होता है कि अगर किसी में साइन सिम्टम्स आते हैं और वो मतलब सीरियस की तरफ नहीं जाते तो वो बंदा टाइम पे आइसोलेट हो जाता है, उनमें वो साइन सिम्टम डेवलप नहीं होते, वो आइसोलेशन में ही ठीक हो जाता है। लेकिन अगर आपके पास टेस्टिंग कैपेसिटी नहीं है तो इसका नुकसान क्या होता है, लोग जब पॉजिटिव होते हैं तो वो केसेस ज़ाहिर करने में डरते हैं। उनका एक माइंड में एक डिप्रेशन सा होता है कि अगर हम क्वारंटीन या आइसोलेशन में जाते हैं तो इसमें कोई जेल जैसा माहौल होगा। तो यही वजह है कि हमारे अवाम भी हमारे साथ सपोर्ट इसलिए नहीं कर रहे कि वो डरते हैं इस चीज़ से। सो टेस्टिंग कैपेसिटी ना होने की वजह से आपको पता है कि पहले 500 डेली हमारी टेस्टिंग कैपेसिटी अभी थोड़े बढ़ा के उन्होंने जैसे कि आपने बता दिया कि 1000 तक बढ़ा दिए, लेकिन अभी भी मैं ये कह रहा हूँ कि बहुत कम है, बहुत कम है, बहुत कम है। अच्छा आप कुछ मजीद इससे पूछना चाहेंगी? जी बिल्कुल, टेस्टिंग कैपेसिटी मजीद कम है। दूसरी बात ये कि लॉकडाउन के हवाले से इनकी क्या राय है, क्योंकि जब लॉकडाउन में नरमी दी गई है तो उसकी वजह से भी केसेस की तादाद में इजाफा हुआ है। सूरत हाल क्या है वहां पर अस्पतालों में खास तौर पे? अच्छा डॉक्टर साहब ये बताएं कि जब से लॉकडाउन में नरमी दिखाई है हुकूमत ने, खास तौर पे कोई 2 हफ्ते से ज्यादा अरसा हो गया है, आप लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बाकी डॉक्टर तंजीमें भी मैदान में है कि कम से कम ये 1 महीना जो रमजान का महीना है या ईद तक लॉकडाउन में नरमी की बजाय सख्ती की जाए, इसकी क्यों जरूरत है? और हम देख रहे हैं कि जब से लॉकडाउन में नरमी हुई है तो रोजाना 150 और 200 से ज्यादा केसेस मुस्बत आ रहे हैं, और इस तरह डेथ टोल यानी गुज़िश्ता 48 घंटों में सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में 39 डेथ रिपोर्ट हुए हैं। लॉकडाउन के हवाले से क्या कहना? देखो, मैं ये कहूँगा कि अगर आपने कोरोना या किसी भी डिजीज़ को कंट्रोल करना है तो यू हैव टू फॉलो 2 मॉडल्स। एक मॉडल ये है कि आपकी कंप्लीट लॉकडाउन हो, चाहे वो 1 हफ्ता हो, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते हो, लेकिन कंप्लीट लॉकडाउन हो। सेकेंड मॉडल ये है कि अगर आप कंप्लीट लॉकडाउन नहीं कर सकते तो सोसाइटीज़ की, कम्यूनिटीज़ की या शहरों की मास स्क्रीनिंग कर ले। बदकिस्मती से हमारे सूबे में या हमारे मुल्क में ना कंप्लीट लॉकडाउन है, ना हमारी बंदों की या हमारी सिटीज की स्क्रीनिंग हो रही है। यही वजह है कि केसेस में रोज बरोज इजाफा हो रहा है, ना हमारी स्क्रीनिंग हो रही है, ना हमारे पास लॉकडाउन है। तो यही वजह है कि हमारे पास जो पॉजिटिव केसेस हमें हर तरह से देख रहे हैं कि जिस तरीके से मेजर्स लेने चाहिए हुकूमत की तरफ से, जो इकदाम उठाने चाहिए, उसमें भी अब हम देख रहे हैं कि वो सख्ती नजर नहीं आ रही और उसमें भी रिलीफ हमें नजर आता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत शुक्रिया राहमी, आपने हमें अपडेट किया। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। दुआ मिर्जा की तरफ बढ़ते हैं जो कि हमें पंजाब की सूरत हाल से आगाह करेंगी। दुआ, सबसे पहले ये बताइए फैक्ट्स एंड फिगर्स क्या है, कितने टेस्ट हो रहे हैं, कितने लोग इफेक्ट हुए हैं, रिकवरीज की तादाद कितनी है पंजाब भर में? जी बिल्कुल रमशा, मुल्क भर की तरह पंजाब की सूरत हाल भी कुछ अच्छी नहीं है। पंजाब की अगर बात करें तो लेटेस्ट फिगर्स के मुताबिक 6733 कोरोना के कंफर्म मरीज हैं और आम शहरों में सबसे ज्यादा तादाद लाहौर की है क्योंकि 1820 है। मुख्तलिफ आइसोलेशन सेंटर में लोग मौजूद है, लेकिन सबसे ज्यादा ट्रेजिक जो सूरत हाल है वो ये है कि लाहौर में हम देख रहे हैं कि लोकल ट्रांसमिशन केसेस की तादाद बहुत ज्यादा बढ़ती चली जा रही है। उसकी सबसे बड़ी रीजन ये है कि लॉकडाउन में नरमी है और शुरू दिन से हमने देखा कि लाहौर में पोश इलाकों में तो कहीं कहीं हमें लॉकडाउन में सख्ती नजर भी आई, या लोग आप ये कह लें कि एहतियात करते नजर आए, लेकिन गुंजानाबाद इलाकों में बहुत बुरी सूरत हाल है और इन्हीं इलाकों में बहुत ज्यादा केसेस बढ़ते हुए भी नजर आ रहे हैं। बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिनकी ना तो कोई ट्रेवल हिस्ट्री है, ना कोई कॉन्टेक्ट है ऐसे पेशेंट से, लेकिन वो कोरोना पॉजिटिव पेशेंट है और डेथ रेट भी ज्यादा होता दिखाई दे रहा है। लोकल ट्रांसमिशन केसेस का डेथ रेट हम देख रहे हैं ज्यादा हो रहा है। पिछले 3 दिन में हमने देखा जिन्ना अस्पताल में तकरीबन 6 लोग लोकल ट्रांसमिशन के केसेस थे जो कि वफात पा
गए इससे। अगर बात करें वैसे जो टेस्टिंग कैपेसिटी की, तो वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस में बार बार कहा गया कि पंजाब में 7 लेबॉर्ट्रीज फाल कर दी गई हैं और एक दिन में 5 से 10 हजार तक टेस्ट किए जाएंगे। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि एक दिन में 3000 से ज्यादा टेस्ट भी नहीं देखने में आए, क्योंकि 24 अप्रैल की बात करें तो सिर्फ 1500 टेस्ट किए गए और अभी भी हम देख रहे हैं कि 2000, 2200 और मैक्सिमम भी अगर टेस्ट किए जाते हैं तो 2500 टेस्ट हैं। और अगर आइसोलेशन सेंटर्स की बात करें तो वहां पर भी लोग तो आबादी इतनी ज्यादा है और टेस्ट उस तरह से नहीं हो रहे। दूसरी तरफ ये भी बताइएगा दुआ कि हमने कल कुछ वीडियोस देखी कि जो आइसोलेशन सेंटर जो कि एक्सपो में कायम किया गया, फील्ड हॉस्पिटल, वहां से जब लोग बाहर आए तो उन्होंने बड़ी कंप्लेंट्स की कि जो खास इंतजामात हैं वो नहीं है, बेहतर तरीके से पेशेंट्स को डील नहीं किया जा रहा, बहुत बुरी सूरत हाल है। क्या अपडेट्स है इस हवाले से आपके पास? जी बिल्कुल, मेरी उन लोगों से बात हुई है। एक्सपो सेंटर स्पेसिफिकली जो आइसोलेशन सेंटर है वहां पर इंतजामात के बहुत ज्यादा शिकायत मौसूल हो रही हैं। लोगों का ये कहना है कि वहां पर सफाई के बड़े अबतर इंतजामात हैं, उनको फैसिलिटीज नहीं दी जा रही, जो खाना है वो उसकी नाकिस बड़ी क्वालिटी बताई जा रही है और बाकी जो सूरत हाल है ये बताया जा रहा है कि उनको उनकी टेक केयर प्रॉपर नहीं की जा रही। लेकिन जो बाकी आइसोलेशन सेंटर है वहां पर हमने देखा कि इंतजामात कदरे बेहतर हैं। जैसे म्यू अस्पताल का आइसोलेशन सेंटर है वहां पर बेहतर है, PKLI में बेहतर है, लेकिन एक्सपो सेंटर के हवाले से बहुत ज्यादा शिकायत मौसूल हो रही है। इंतजामिया की जानिब से ताल कोई मौकफ तो नहीं आया, लेकिन हमने जो अगर आप बात करें दूसरे जो ये हैं जहां पर ओवरसीज पाकिस्तानी ठहरे हुए हैं वहां से भी हमें शिकायत मौसूल हो रही है। लोगों का ये कहना है कि उनकी टेस्ट रिपोर्ट जो है वो अभी तक नहीं आ रही, टेस्ट डिले किया जा रहा है, उनके टेस्ट सैंपल्स नहीं लिए जा रहे और उनको तिब्बी कैद में दुआ मिर्जा, ये भी बात हमने सुनी थी कि जो लोग एक्सपो में मौजूद थे जो कि कोरोना के लिए आइसोलेशन सेंटर उनको रखा गया, लेकिन जब उनके जिस डेट्स के ऊपर टेस्ट होने थे वो भी नहीं किए जा रहे थे, तो इनको 20-20, 25-25 दिन भी लगे हैं बाहर आने में और फिर उनके बाद इनके जब टेस्ट रिपोर्ट्स आई हैं तो उसके बाद जाने दिया गया। यानी जो ओवरऑल प्रोसेस है उसको भी जो है ना वो स्पीड अप नहीं किया गया या फॉलो नहीं किया जा रहा है। इस हवाले से भी काफ़ी कंप्लेंट्स देखी थी हमने लोगों की। जी बिल्कुल ऐसा ही है रिमशा, और हमने ये भी देखा कि तोड़ फोड़ भी की गई एक्सपो सेंटर में। वहां पर जितने भी मरीज थे उन्होंने तोड़ फोड़ भी की और इंतजामिया को थ्रेट भी किया कि क्योंकि जाहिर है अगर आप तिब्बी कैद में रहते हैं, क्वारंटीन में रहते हैं, तो आप एक डिप्रेशन का शिकार भी हो जाते हैं और आपको ये उम्मीद होती है कि अगर आपका टेस्ट कर लिया जाएगा तो उसका रिजल्ट आएगा तो होपफुली आप बाहर चले जाएंगे और अगर पॉजिटिव भी आता है तो आप क्लियर हो जाते हैं कि टेस्ट का आपका रिजल्ट आ चुका है। लेकिन वहां पर ऐसा हुआ कि टेस्ट के सैंपल ही नहीं लिए गए और अगर लिए भी गए तो 48 घंटे पर टेस्ट की रिपोर्ट नहीं बताई गई, जिससे लोग जो है वो मुश्ताइल हो गए। हमने देखा कि वहां पर बड़ा हंगामा हुआ। ये तो इंतजाम जितने खातिर खा होने चाहिए थे नहीं थे और इन जो पेशेंट्स हैं इनको तो जल्द अज जल्द ये अगर सरवाइव कर जाएं और रिकवर कर जाएं तो इनको टेस्ट करके वहां से भेजना चाहिए ताकि जो दीगर लोग हैं वो इस फैसिलिटी को अवेल कर सके। बहुत शुक्रिया दुआ मिर्जा, आपने हमें तफसीलन दिया। हमारे साथ मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा भी मौजूद हैं जो कि तर्जुमान पंजाब हुकूमत हैं, उनको वेलकम करते हैं शो में। अस्सलाम वालेकुम मुसर्रत साहिबा, सबसे पहले जिस तरह अभी दुआ से बात हो रही थी कि एक्सपो सेंटर में जो इंतजामात हैं वहाँ पर लोगों ने बाहर आके तोड़ फोड़ की, शदीद एहतजाज किया कि बर वक्त टेस्ट नहीं हो रहा, दोबारा जब उनको करना है उनको रिलीफ नहीं दिया जा रहा, सफाई के इंतजामात नहीं है, खाना ठीक तरीके से नहीं दिया जा रहा। सो क्या हो रहा है और कैसे इसको बेहतर करना है, क्योंकि ये लोग हैं वहाँ पर घरों से दूर हैं, बीमार हैं, इनको देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मुसर्रत साहिबा जी बहुत शुक्रिया रिमशा आपका। बेसिकली इसमें मैं थोड़ा सा आपको गाइड करूं कि जो हमारा एक्सपो सेंटर का फील्ड हॉस्पिटल है इसमें ऐसे लोग हैं, ऐसे मरीज हैं जिनमें या तो सिम्टम्स ना होने के बराबर हैं या है ही नहीं। अब ये फील्ड हॉस्पिटल में बेसिकली कुछ एक ग्रुप आया था कतर से और वो कोई 40 लोगों पे मुश्तमिल ग्रुप था और आपको पता है कि जो बाहर से लोग आ रहे हैं उन तमाम की हम स्क्रीनिंग कर रहे हैं और फिर जो लोग पॉजिटिव आ रहे हैं उनको हम ये अपने इस फील्ड हॉस्पिटल में रख रहे हैं और जो लोग नेगेटिव है उन्होंने भी क्वारंटाइन का पीरियड पूरा करना, लेकिन वो फर्क वाले क्वारंटाइन सेंटर्स में है। अब जब जो मरीज जो फील करता है कि उसका तो मतलब उसमें कोई सिम्टम्स नहीं है, दे आर फीलिंग दे आर एब्सोल्युटली ऑल राइट, लेकिन उनका टेस्ट ये शो करता है कि दे आर नेगेटिव, उसके बाद दे आर पॉजिटिव, उसके बाद इन पेशेंट्स का जब तक क्वारंटाइन का पीरियड पूरा नहीं होगा और उसके बाद भी आपको पता है 14 दिन के बाद जब उनके 14 दिन पूरे होते हैं तो 24 घंटों में मुसलसल उनके 2 टेस्ट अगर नेगेटिव आएंगे तो हम भेज सकते हैं। ये WHO की SOP के तहत जिन लोगों के टेस्ट नेगेटिव नहीं आए उनको किसी भी सूरत पे गवर्नमेंट नहीं भेज सकती।
अब इन लोगों का ये कि देखें, जो लोग अपने आप को तंदुरुस्त समझ रहे हैं, जिनमें सिम्टम्स है नहीं, ना होने के बराबर है, तो उनको तो लगेगा कि भाई दे आर सॉर्ट ऑफ इन प्रिजन। अब इसमें जो मेरी अपील है तमाम पाकिस्तानियों से कि जहाँ पे भी प्लीज जो जेन्युइन कमियां कोताहियां हैं उनको एड्रेस करने के लिए, आपको पता है कि सीएम साहब इमीडिएटली नोटिस भी ले रहे हैं, प्लस वो अब ये देखें ना कि सफाई सुथराई के इंतजाम नहीं है, वॉशरूम्स में पानी भरा हुआ है, लोगों को सही तरीके से खाना नहीं दिया जा रहा। ये तो बहुत बेसिक चीजें हैं। कोरोना में तो सबसे पहले बात यही हो रही है कि आपने जितना ज्यादा साफ रखना है खुद को या इर्द गिर्द के माहौल को, वो जरूरी है। जी बिल्कुल, देखें जो कमियां कोताहियां हैं उसके ऊपर हमने एक्शन भी लिया है और वो इंशाल्लाह ताला आप कहीं किसी किस्म की जो कमी है वो नजर नहीं आएगी। लेकिन जहां तक ये प्रोटेस्ट है कि हमें छोड़ा जाए, हम बिल्कुल ठीक है, हमें यहाँ पे क्यों रखा हुआ है, वो क्यों रखा हुआ की वजह यह है कि उनका टेस्ट जब तक नेगेटिव नहीं आएगा उनको नहीं भेजा जा सकता। और जिनके 14 दिन पूरे नहीं हुए, 14 दिन के बाद 24 घंटों के अंदर अंदर 2 टेस्ट का नेगेटिव आना जरूरी। हम तभी टेस्ट करेंगे, हम 10वें दिन 5वें दिन टेस्ट नहीं कर सकते। उसकी वजह यह है कि एक तो अगर लेकिन मुतालबात ये भी थे कि उनको 20-20 दिन हो गए हैं, उनके बर वक्त टेस्ट नहीं किए गए, जिसकी वजह से उन्होंने एहतजाज भी किया। बहरहाल मुसर्रत जमशेद चीमा साहब, हम उम्मीद ये करते हैं कि ये इशू सामने आने के बाद वहां पर सफाई सुथराई के जो इंतजाम हैं वो बेहतर होंगे और जो प्रॉपर फूड है वो उनको उसी तरीके से प्रोवाइड किया जाएगा जिस तरह हम देख रहे हैं कि दीगर जगहों पर हो रहा है। बहुत शुक्रिया मुसर्रत साहब, आपसे गाहे बगाए इसी हवाले से बात होती भी रहती है, मजीद भी आपको शामिल करते रहेंगे। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। ये जो जिस्म में दर्द होता है ये होता क्यों है, आज तो इस पे बात करेंगे। और फिर जिस्म के कौन कौन से हिस्से ऐसे हैं कि जिनमें दर्द हो तो उसे नॉर्मल ट्रीट किया जा सकता है, लेकिन या जो एक हमारी पसंदीदा दवा है उसका इस्तेमाल करके हम उस पर काबू पा सकते हैं, लेकिन कौन सी ऐसे हिस्से हैं जिस्म के कि अगर उनमें आपको दर्द हो तो आपको उसको बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं लेना, उसके ऊपर आपको सेल्फ मेडिकेशन नहीं लेनी, नहीं करनी, या फिर आपको उसको अगर रेस्ट से भी ठीक ना हो तो फिर आपको कितनी ज़्यादा ज़रूरत होती है कि आप डॉक्टर्स की तरफ जाएं और उनको चेकअप करवाएं और फिर उनके लिए किया जा सकता है। तो आज हम उन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। तो हमारे साथ जो डॉक्टर्स मौजूद हैं उनका तारुफ आपसे करवाते हैं। मेरे साथ डॉक्टर इसहाक मौजूद हैं जो कि हर्बलिस्ट हैं। आपको वेलकम करते हैं शो में डॉक्टर इसहाक। और साथ साथ कराची में मेरे साथ डॉक्टर काशिफ मलिक मौजूद हैं। आपकी भी आमद का बहुत शुक्रिया डॉक्टर काशिफ। सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे कि जो जिस्म के हिस्से हैं, कई दर्द होते हैं लोगों को, डिफरेंट तरह के दर्द होते हैं, इनकी वजूहात क्या होती हैं और ये क्यों होते हैं? और अक्सर जैसे कि हमने पैकेज में भी देखा कि उम्र के साथ तो दर्द होना समझ में आता है, आजकल तो नौजवानों में भी दर्द के इतने मसाइल हैं, सर में दर्द, कमर में दर्द, पाँव में दर्द, क्या वजह है? देखिए बेसिकली दर्द एक आपको बड़ी अलामत है, बहुत बड़ा सिम्टम है जो आपको बता रहा है कि कुछ गड़बड़ हो रही है आपकी बॉडी में। तो उसको आप बिल्कुल, आपने सही कहा कि तो लाइटली नहीं लेना चाहिए। हमें सबसे पहले तो इसको कोशिश करना चाहिए कि डिफरेंट तरीक़ों से ठीक करें, लेकिन अगर नहीं होता है तो आप फ़ौरन इसका ट्रीटमेंट कराइए, फ़ौरन इमरजेंसी में जाइए, दिखाइए। क्योंकि अक्सर लोगों को दर्द होता है, सर में दर्द है, बहुत कॉमन है। अच्छा, लोग इसको बिल्कुल परवाह नहीं करते, इसको सिर्फ कुछ चाय पी ली, एक ख़ास दवाई खा ली और ठीक हो गए। उसको बिल्कुल आपको लाइटली लेना चाहिए। आई साइट की वजह से हो सकता है, खुदा ना खास्ता कुछ ब्रेन में मसला हो सकता है जिसकी वजह से हो सकता है, कुछ बहुत सारी रीजंस हैं जिसकी वजह से हो सकता है। तो मैं आपको सबसे पहले तो ये बताऊंगा कि ब्लड टेस्ट कौन से आप ज़रूर कराइए। उसके लिए विटामिन डी है, सीरम कैल्शियम है, RBS है, ब्लड CPESR है, LFT, थायराइड, TSH, IgE और हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। ठीक है, इनको बेसिक, ये आपको बिल्कुल मैंने बताए हैं जो बेसिक टेस्ट हैं जो हर इंसान को कराने चाहिए। क्योंकि देखिए दर्द को लाइटली बिल्कुल नहीं लें। जिनको दर्द हो वो ये टेस्ट जी, जिनको दर्द हो वो ये टेस्ट कराएं। ठीक है, क्योंकि दर्द जो है वो एक अलामत है, एक ऐसा सिम्टम है, एक ऐसा साइन है एक तरह से कि जो आपको बता रहा है कि आपके अंदर कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। बल्कि देखा जाए दर्द जो है एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है अल्लाह की, कि हमें बता रहा है कि वक्त से पहले, इंडिकेटर है कि वक्त से पहले हम उसका इलाज करें। तो अक्सर लोग होते हैं दर्द को बहुत इग्नोर कर देते हैं, दे डोंट सी इट कि इसमें कुछ क्या मसला हो रहा है, उसको छोड़ देते हैं और खुदा खास्ता उसको पता चलता है जब बहुत लेट हो जाता है। तो हमें ये अवॉइड करना चाहिए। सही है, बिल्कुल सही बात है। डॉक्टर साहब, ये जो हम सूरत-ए-हाल देख रहे हैं कि लोगों में दर्द होता है और यंगस्टर्स में भी अब तो हम इसकी कंप्लेन देखते हैं, और बुजुर्गों में तो जोड़ों में दर्द, पट्ठों में दर्द, इसकी ज़्यादा कंप्लेन होती है। नुकसानात इससे क्या होते हैं अगर आप उसको प्रॉपर्ली ट्रीट ना करें? देखिए रमशा, बहुत मोहब्बत आपकी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इनवाइट किया। देखें बात यह है कि दर्द जो है ना, जैसे डॉक्टर साहब ने पहले वाजे किया कि दर्द एक नेमत है।
अगर हम दर्द को ये देख लें कि दर्द एक बीमारी है, तो दर्द एक बीमारी नहीं है, बल्कि एक ये सिम्टम होती है कि हमें इशारा दे दिया जाता है कि आपके जिस्म के अंदर कोई ना कोई गड़बड़ चल रही है, जिसकी वजह से आपको कोई प्रॉब्लम हो सकती है, आपको फौरी तौर पर डॉक्टर की तरफ रुजू करना चाहिए। लेकिन दर्दें जो हैं, सिर्फ ये नहीं होता कि अगर हमारे मसल्स में दर्द हो रही है तो सिर्फ मसल्स में दर्द हो रही है, पट्टों में दर्द हो रही है, बस कोई मसला नहीं है, ऐसा नहीं होता। अगर आपको हाइपोथायराइडिज्म है तो भी दर्द होगा, अगर हाइपरथायराइडिज्म है तो भी दर्द होगा। कुछ लोगों को आप देखेंगे कि टॉन्सिल्स बने हुए होते हैं तो भी उनको दर्द होता है। अगर कोई थकावट, काम कर लिया ज्यादा तो भी दर्द रहेगा। अगर उनको टेंशन है ज्यादा, कुछ सोचते हैं ज्यादा, ठीक है ना, तब भी जिस्म के अंदर दर्द होगा। ठीक है, तो इन तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए इंसान को ट्रीटमेंट करनी चाहिए। अब ट्रीटमेंट करवाने के लिए मैंने अक्सर लोगों को देखा है कि घर में ही बैठे हुए कोई ना कोई टोटका इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, या कोई ना कोई गए, और हमारे तो मुल्क के अंदर ना दर्द की गोलियां इतनी खाई जाती हैं कि बच्चे इतनी टॉफियां नहीं खाते जितनी लोग दर्द की गोलियां खाते हैं। खामखा ही गए मेडिकल स्टोर पर, ली और खा ली, हालांकि दर्द की गोलियां इंतहाई नुकसानदेह होते हैं। हकीकत बात है ये कि बहुत ज्यादा लोग खामखा ही गोलियां खाते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट होनी चाहिए, प्रॉपर डायग्नोस होना चाहिए, तब जाकर है। अगर अब किसी को LFT बढ़ी हुई है, उसके जिस्म के अंदर दर्द होगा, या बाज़ औक़ात आपने कुछ खवातीन को देखा होगा कि वो जैसे ही ठंडे पानी से काम करती हैं, जो थोड़ा सा काम करते हैं तो उनके ये शोल्डर पेन शुरू हो जाती है, जैसे कि मतलब थकावट ज्यादा शुरू हो जाती है। उनको अब पता नहीं होता कि मैंने क्या करना क्या नहीं करना। वो जी गर्म कहवे, लौंग, दालचीनी वगैरह बॉयल करके पीना शुरू कर देती हैं, और पहले से भी ज्यादा नुकसान हो जाता है। तो इसलिए ऐसा नहीं होना चाहिए, सेल्फ ट्रीटमेंट नहीं होनी चाहिए, डायग्नोज करना चाहिए। और दर्द जो है ये किसी भी स्टेज में हो सकता है, ये नहीं हो सकता कि यंग जो है उसे दर्द नहीं होगा, जो बूढ़ा है सिर्फ उसे दर्द होगा, ऐसा नहीं होता। किसी भी स्टेज के अंदर दर्द हो सकता है। अब ये जानने की आप कोशिश भी करेंगे कि आपने कहा कि सेल्फ मेडिकेशन नहीं करना, खुद से टोटके नहीं करने, तो अब करना क्या है ये बात भी करेंगे, लेकिन एक पहले कॉलर को शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम महम। वालेकुम अस्सलाम। एक्चुअली मैं ये पूछना चाह रही थी, मेरी टांगों में बहुत ज्यादा दर्द रहता है और मतलब खुद ही ठीक हो जाता है, लेकिन आजकल ऐसे हो रहा है कि मेरी एड़ियां भी साथ में बहुत ज्यादा दुख रही हैं और पाँव स्वेल हो जाते हैं बिल्कुल। तो मतलब ये क्या इशू हो सकता है, ये बता दें। सही है जी डॉक्टर तो ज़रूर सबसे पहले कहूँगा आप ये सीरम कैल्शियम और सीरम विटामिन डी का टेस्ट ज़रूर कराइए। विटामिन डी का, सीरम कैल्शियम का टेस्ट ज़रूर कराइए। बहुत कॉमन है फीमेल्स के अंदर, क्योंकि ऑस्टियोपोरोसिस या ऑस्टियोपीनिया जो कि सारी बोन्स की डिजीज़ेज़ हैं, वो कैल्शियम की कमी से हो जाती है। अक्सर फीमेल्स को मैंने देखा है दूध दही नहीं पीती, ये बहुत ज़रूरी है फीमेल्स के लिए। अगर आपको दूध से एलर्जी है, लैक्टोस इंटॉलरेंस है, तो आप दही तो ज़रूर लिया करें। स्पेशली रमज़ान है, सहरी पे, इफ्तारी पे, रात में आप ज़रूर दही को अपना मेन इंग्रेडिएंट बनाइए। एक तो आप ये करिए, एक विटामिन आप जरूर लीजिए जिसमें विटामिन डी भी जरूर हो और कैल्शियम भी हो, लेकिन इसकी टेस्ट जरूर कराइए ताकि आपको पता चले किस लेवल पर है। बिकॉज देखिए हमारा एक्सपोजर नहीं है आजकल, सनलाइट में हम लोग सब इंडोर्स होते हैं, तो ये जरूर कराइए, इसकी वजह से भी होता है। डॉक्टर साहब, पाँव में दर्द के लिए, एड़ियों में दर्द के लिए वैसे किया जा सकता है। दूसरी बात ये कि अभी चूंकि गर्मियों का मौसम है, बहुत सारे लोगों को मैंने ये भी देखा है कि जब AC चलाते हैं कमरों में तो शदीद पाँव में दर्द शुरू हो जाता है। तो उसके पीछे क्या रीजंस हो सकते हैं और फिर इसका क्योर क्या है? देखिए रमशा, बात यह है कि जैसे अभी पहले कॉलर ने क्वेश्चन किया कि मेरी एड़ियों में दर्द होता है और मेरी टांगों में भी दर्द होता है। बाज़ औक़ात ये होता है कि जैसे दिन को काम ज़्यादा किया, थकावट हो गई। अमूमी तौर पर आपने एक देखा होगा कि फीमेल कंप्लेन करती हैं कि रात के टाइम पर जब मैं लेटती हूँ तो मेरी टांगों में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। और वो इवन के कुछ ख़वातीन तो यहाँ तक भी आती हैं कि जो टांगों को लपेटती हैं, अपनी बाकायदा कपड़े के साथ बांधती हैं, तो तब जाकर वो सोती हैं, उनको जाकर नींद आती है। इनका BP लो रहता है, उनको चाहिए, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी होती है, उनका BP लो रहता है, उनको डाइट की कमी होती है। लेकिन जैसे डॉक्टर साहब ने अभी कहा कि ऐसे पेशेंट जो होते हैं ना, इनको ना विटामिन D और कैल्शियम और LFT ये टेस्ट उनको लाजमी तौर पर करवाने चाहिए ताकि पता चले कि क्या चीज़ है। दूसरी बात ये चीज़ है कि अगर एड़ियों में अकेले दर्द होता है, जैसे चलते हैं तो दर्द होता है, ये बहुत ही एक कॉमन सा मसला बना हुआ है लोगों का कि सुबह के टाइम पर चलें, उठें तो दर्द होता है। हड्डियों में दर्द होता है, हड्डियों के अंदर बुरदरावापन आ गया है, कैल्शियम पूरा नहीं हो रहा, विटामिन D पूरा नहीं हो रहा। तो इनका लाजमी तौर पर एक तो LFT टेस्ट करवाएं। दूसरा ये है, मैं इसके लिए आपको एक फार्मूला बताता हूं, अगर आप घर में बना लेंगे तो इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़, साथ आप डाइट का ख्याल रखेंगे तो आपको
ये कैल्शियम की कमी तो इंशाल्लाह महीने 1.5 महीने के अंदर पूरी हो जाएगी और जिस्म के अंदर दर्द जो होने हैं वो भी खत्म हो जाएंगे। आपने करना है ये है कि सुंड लेनी है जी, आपने असगंध नगौरी लेनी है, आपने जिनसंग लेनी है, आपने सतावर लेनी है, आपने और सुरंजान शीरी। ये बराबर वजन में सारी चीजें लेनी हैं। इनको पीस लें और सुबह शाम आधी चम्मच दूध के साथ लेकिन शहद से मीठा करना है। ऐसे पेशेंट जो भी लोग सुन रहे हैं वो मेरी बात को एक्सेप्ट करेंगे कि ऐसे लोग खट्टी चीज़ें खट्टे फल खाने के शौकीन नहीं होते, बिल्कुल खट्टा नहीं खाते। दूसरा, वो दूध पिए तो उनको दूध में से स्मेल आती है। ख़ास इन लोगों की निशानी होती है कि वो दूध पिए तो उनको दूध में से स्मेल आती है, वो दूध नहीं पीते। ठीक है जी। इन लोगों को चाहिए कि दूध के अंदर बेशक कोई भी वो शरबत डाल लें या शहद डाल लें, वो दूध पिए, लेकिन खट्टे फल जो हैं, मैं सब्स्टिट्यूट डालें लेकिन दूध का इस्तेमाल जरूर रखें। बात नहीं कर रहा। सही है। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। कॉलर है हमारे साथ, उनको शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम जी। जी मैं पूछना ये चाह रहा था, क्या सवाल है आपका? मेरे हाथ और बाजू में जो है ना वो दर्द रहता है, खासतौर पर जब सुबह उठ के उस टाइम में, तो इसकी वजह क्या है और इसका क्या सोल्यूशन है? अच्छा, आप मुझे अपनी एज बताएंगे? एज बता दीजिए। 26। आपकी एज कितनी है? 26 जी 26। अच्छा, ओके ओके, यू आर वेरी यंग। एक्चुअली ये है, इनको अगेन विटामिन डी और कैल्शियम टेस्ट कराना है। मैंने आजकल देखा अपनी प्रैक्टिस में, लोग कोल्ड ड्रिंक्स बहुत ज़्यादा पीते हैं, जंक फूड बहुत खाते हैं, तो उसकी वजह से भी आपकी ये चीज़ें कमी हो जाती हैं आपकी बॉडी के अंदर। स्पेशली ऐसी कोल्ड ड्रिंक्स हैं जो कि आपकी बॉडी में से कैल्शियम निकालती हैं और वो बाहर जाता है। तो उसके अंदर सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये है कि एक तो इनको अपना ये टेस्ट कराना चाहिए, ब्लड प्रेशर ज़रूर चेक कराएं। अच्छा, एक मैंने कॉमन प्रॉब्लम आजकल देखा हुआ है कि लोग रात भर जाग रहे हैं, दिन भर सो रहे हैं। एक इसकी वजह से भी हो रहा है क्योंकि आपने पूरा रिदम तोड़ा हुआ है ना। आप अगर जल्दी उठेंगे, जल्दी टाइम पे सोएंगे तो उससे बहुत फर्क पड़ता है। फिर साथ साथ मैं सबको कहता हूँ कि नीम गर्म पानी से नहाया करें, ये बहुत ज़रूरी है थ्रू आउट द ईयर। गर्मियों में भी हल्का सा गर्म पानी, और बिल्कुल ठंडे पानी से ना नहाएं क्योंकि हमारी मसल्स हैं थोड़ी सी वो हो जाती हैं, समझिए स्टिफ हो जाती हैं, तो वो अवॉइड करें। साथ साथ अपना लाइफस्टाइल बहुत इंप्रूव करें, बहुत बेहतर करें। और इसमें थोड़ा सा मैं एडअप भी कर दूँ एज अ स्किन स्पेशलिस्ट कि हमारे पास ऐसे भी पेशेंट्स आए, एक हर्पीज जूस्टर होता है जिसके अंदर बेइंतहा पेन होता है, लोगों को करंट की तरह आता है। तो प्लीज़ जैसे भी किसी को भी कहीं पे भी दर्द हो, फौरन ही रिपोर्ट करें। अच्छा, हम समझते हैं कि स्किन डिजीज होगी तो दर्द का कॉन्सेप्ट ऐसी बात नहीं है। हर्पीज जूस्टर एक वायरल डिजीज है जिसमें बाकायदा ऐसा पेन होता है, लगता है पेशेंट के अंदर करंट की तरह निकल रहा है। तो हमें बहुत एग्रेसिवली ट्रीट करना होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रीट करना होता है। तो याद रखिए, कोई भी पेन हो तो फौरन उसको रिपोर्ट करें, फौरन बताएं और शुरू में ही उसको अरेस्ट कर लें और उसको फौरन इन्वेस्टिगेट कराएं। अच्छा डॉक्टर काशिफ, एक और चीज़ हो रही है, जैसे आपने जिक्र किया ना कि रूटीन बहुत ज़्यादा अपसेट हुआ है, चूंकि रमज़ान मुबारक है, सहरी में उठना, उसके बाद तो लोग अक्सर या तो दोपहर में सो जाते हैं, दिन भर सोते रहते हैं। एक तो रूटीन कितना आपको अपना मैनेज करना जरूरी है, और फिर दूसरी बात ये कि सुस्ती बड़ी जो है ना वो छाई रहती है। रोजा रख लेते हैं, अब तो सोच ये लेते हैं कि अब सारा दिन बस सो के गुजारना है, अब इफ्तार में ही निकलेंगे। सुस्ती को कैसे दूर किया जा सकता है? एक तो सर्कैडियन रिदम जो हमारा है ना, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्थी एंड वाइज, बिल्कुल सही है। बिकॉज हम सहरी पे उठें, फिर आप थोड़ी देर सो जाएं, फिर आप नॉर्मल उठ के अपना रूटीन, रमजान या रोजे का मतलब ये नहीं कि आपने रूटीन वर्क से दूर हो जाए। आप भी काम करती हैं, सुबह मैं भी हॉस्पिटल जाता हूँ, हम लोग सब अपनी रूटीन में हैं, तो हम लोग ठीक रहते हैं ना। तो उसकी वजह से भी बहुत सारे पेन्स होते हैं, क्योंकि पेन्स की वजह एक तो ये सुस्ती भी है, बल्कि आपको एक हैरानगी होगी कि एक बैक पेन जो कि बहुत कॉमन है, पीठ का दर्द, आपको पता है अगर वो ठीक से इन्वेस्टिगेट ना किया जाए तो खुदा ना खासा ल्यूकीमिया की निशानी भी हो सकती है, जो कि ब्लड कैंसर है। तो देखिए, छोटा सा दर्द को भी बड़ा ही आप इंपॉर्टेंस दीजिए और उसको फौरन चेक करवाइए, फौरन बताइए कि किस वजह से ये दर्द हो रहा है, क्योंकि उसको लाइटली ना लें। बिल्कुल ऐसे ही। डॉक्टर साहब, एक और चीज़ ये कि जो हम बात कर रहे हैं ना कि सुस्ती हो जाती है, काहली हो जाती है, रूटीन अपसेट है, इन सारी चीज़ों को, और फिर दूसरी बात ये कि जो दर्द होता है उसके लिए आपको एक्सरसाइज करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जो लोग एक्सरसाइज करते हैं वो लोग हेल्दी रहते हैं, फिट रहते हैं। शुरू में तो उनको बॉडी पेन्स होते हैं, लेकिन उसके बाद जो है ना, क्योंकि वो बॉडी वर्कआउट ना कर रही होती तो उनको पेन्स नहीं होते। रमशा, बात यह है कि एक्सरसाइज जो है वो तो मेरे ख्याल में कोई भी शख्स ये नहीं कह सकता कि एक्सरसाइज ज़रूरी नहीं है, बल्कि इंतहाई इंपॉर्टेंट है। अब देखें कि जैसे अभी आपने बात की है कि माह रमज़ान में
मैंने भी, डॉक्टर साहब ने भी अपने क्लिनिकल प्रैक्टिस में देखा होगा और मैं कि माह रमज़ान में कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिन्होंने पहले वजन कम किया होता है लेकिन माह रमज़ान में आकर उनका वेट उल्टा बढ़ जाता है। वो क्यों होता है? सिर्फ इसलिए कि खाया और सो गए और शाम को उठे और फिर उसके बाद ही पहले से भी ज्यादा खाया और पूरी रात ही खाते रहे, सुबह के टाइम तक खाते रहे और उसके बाद फिर खाया और सो गए, यानी कि हमारी एक्सरसाइज हमारे बिल्कुल भी नहीं होता। हाँ जी, देखिए सारा खाते ही है ना, फिर और तो कुछ नहीं करते, कैलोरीज बर्न नहीं करते, तो एक्सरसाइज तो मस्ट है। लेकिन ये रोजे का मतलब नहीं है कि सिर्फ खाएं और सो जाएं और शाम तक बस कहें जी मैंने रोजा रखा, और ऐसा नहीं है, बल्कि वर्क जरूर करना चाहिए। लेकिन जब एक्सरसाइज आप करेंगे, वॉक करेंगे, तो स्टार्ट के दिनों में तो पेन होगा लेकिन उसके बाद खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर आपके मसल्स में पेन रहता है और आप ये देते हैं कि यूरिक एसिड भी आपका नॉर्मल है, बाकी आपका बीपी भी नॉर्मल है, आपकी डाइट भी नॉर्मल है, तो फिर आपको एक्सरसाइज मस्ट करनी चाहिए। लेकिन अगर आप पहले से डायग्नोज कर लेंगे कि आपको क्या प्रॉब्लम है, तो फिर मेरे ख्याल में बहुत अच्छा होगा। लेकिन एक्सरसाइज अच्छा डॉक्टर साहब, एक और चीज ये कि रात में जो लोग सोते हैं, बहुत सारे लोगों को नसों में खिंचाव होता है, पट्टों में खिंचाव होता है, मस्कुलर पेन्स उनको होते हैं, क्या वजूहात है इसकी? और फिर उनके जो जिन लोगों को ये कंडीशंस होती हैं उनको क्या करना चाहिए इससे बचने के लिए? रमशा, ये बहुत कॉमन डिजीज है, बहुत ही कॉमन है, और जिन लोगों को होती है अल्लाह ताला माफ फरमाए कि उनकी रात को बिल्कुल ना पता, जब गहरी नींद में सो रहा होता है ना, तो उस वक्त उसके ऐसी उठती है ना कि वो अंदर से, कि वो अंदर जो होता है, और खासकर जो पिंडलियां होती है ना वहां पर ये रग चढ़ती है, तो बस वो क्रैम्प होता है जिसको है। लेकिन मेडिकली तौर पर तो उसको कहा जाता है कि डिहाइड्रेशन होगी, और डिहाइड्रेशन होने की वजह से इसके अंदर पोटेशियम की डेफिशिएंसी होगी। लेकिन हम हिकमत के तौर पर बात करें तो हिकमत में कहा जाता है कि यह खुश्की सर्दी का मर्ज है, यानी कि उसके अंदर डिहाइड्रेशन होती है, और ये बहुत तकलीफदेह होती है, बहुत तकलीफदेह होती है जिन लोगों को बेचारों को होती है। लेकिन इसके लिए मैं आपको एक बहुत ही जबरदस्त आप पानी का सही इस्तेमाल नहीं कर रहे, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में दर्द हो रहा है। बिल्कुल डेफिनेटली बात है। आप देखें ना कि दूध वो नहीं पीते, पानी वो पूरा नहीं पीते, ठीक है ना, जूसेस वगैरह या मिल्क शेक वो नहीं पीते, कोई चीज ऐसी इस्तेमाल नहीं करते, तो डेफिनेटली बात है कि ऐसा कुछ होगा ना, जब उनके अंदर डिहाइड्रेशन होगी तो पोटेशियम की कमी होगी ना, ठीक है। तो लेकिन उनको चाहिए ये कम से कम पानी सही पिए। अगर बंदा को बाहर काम करता तो वो ज्यादा पानी पिए, ठीक है जी। लेकिन इसके साथ बाकी रेमेडी तो हम बता सकते हैं, लेकिन यह है कि अगर वो पानी इस्तेमाल सही नहीं करता, इनटेक उसका सही नहीं है, तो फिर उसके बाद वो कैल्शियम भी पूरा नहीं होगा, तो कभी बाकी चीजें पूरी नहीं होगी। लेकिन इसके साथ थोड़ा सा एक चीज सिर्फ घर में बनाकर रख लें, जिन हमारी पेशेंट्स को जी जिन पेशेंट्स को भी रात के टाइम पर क्रैम्प पड़ते हैं, यानी कि उनको कुछ उर्दू जुबान में उर्दू बोलने वाले बांटे कहते हैं, पंजाबी वाले कड़ाले कहते हैं, ठीक है जी, सराइकी वाले कुड़वाले कहते हैं। मैं जी थोड़ा सा डिफरेंट कर दूं ताकि आप लोगों को पता चल जाए। तो आप ये इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह इसके साथ आपको क्रैम्प नहीं पड़ेंगे। अजवाइन देसी जी बताइए, सुंड, सुरंजा शीरी और पुदीना, ये 4 चीजें हैं। सिर्फ चारों चीजों को मिक्स करें, बराबर मिकदार में ले लें, मिक्स कर लें, आधी चम्मच सुबह शाम इस्तेमाल करें। चाय की पत्ती, दूध यानी कि है दूध में थोड़ी सी पत्ती हो तो उसके साथ आप इस्तेमाल करें। लेकिन अगर ये सिर्फ यही इस्तेमाल करेंगे और दूध नहीं पिएंगे, पानी नहीं पिएंगे पूरा अपना, तो आपको प्रॉब्लम होगी। इसके साथ जरूरी है कि फ्लूइड भी लें, अपना वाटर इनटेक भी ज्यादा करें और ये इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह चंद दिनों के अंदर दवा को अगर आपने अपनी बॉडी में डिजोल्व कराना है तो उसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए डिजोल्व कराने के लिए वो होना बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसका मेजर इंग्रेडिएंट वाटर होता है। एक तो पानी, आप स्किन स्पेशलिस्ट भी हैं, तो पानी ओवरऑल पूरा, क्योंकि स्किन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन, कितना इंपॉर्टेंट है। और फिर बाकी जैसे भी डॉक्टर साहब ने कहा दर्दों के लिए भी देखें। और मैं आपको थोड़ी सी एक डाइट दिखा देता हूँ रमजान की, जो कि आपको वेट लॉस भी करेगी और दर्दों से दूर भी रखेगी, ठीक है ना। सहरी पे योगर्ट, जो मैंने कहा ना आपको, दही सबसे पहले यूज करें, पानी इसके बाद लिखा है मैंने, एंड नो सोडा। सोडा का मतलब कोई कोल्ड ड्रिंक आपको नहीं पीनी है। याद रखिएगा रेगुलर मील लीजिए, क्योंकि सहरी आपका एक पूरा मील है जो आपका रेगुलर मील होता है, इसके अंदर शुगर और सॉल्टी फूड को कम यूज करें, ठीक है। साथ साथ इफ्तारी पे देखिए मैं सिर्फ 3 चीज आपको अलाउ कर सकता हूँ, लस्सी, लेमनेड या वाटर, या कोई फ्रूट जूस ले लें। अगर आप डायबिटिक हैं तो फ्रूट जूसेस भी नहीं ले सकते आप, ठीक है। याद रखिएगा इसमें फ्रूट चाट बहुत अच्छी होती है, चिक पीस जो कि छोले होते हैं सफ़ेद या काले, जो भी आपको पसंद है, दही फुल्की, और साथ साथ डिनर आप साथ किया करें। रमज़ान में अगर आपने 2 मील्स रखे ना, सहरी और इफ्तारी, तो आपका वेट लॉस भी होगा या वेट मेंटेन भी रहेगा, साथ साथ आपको दर्द भी नहीं होगा, क्योंकि आपने देखा दोनों चीज़ों में मैंने योगर्ट का इस्तेमाल बहुत किया है। योगर्ट सबसे इंपॉर्टेंट है। आखिर में लिख दिया तो लोग समझते हैं कि जी अब हमने इफ्तार कर लिया, अब डिनर भी कर लेंगे, तो भैया बहुत ज़्यादा
खा लेंगे। बिल्कुल नहीं, एक साथ सेल्फ करें। प्रैक्टिस भी है कि स्किप कर देते हैं हम सब जी लोग। बिल्कुल, बेसिकली आइडियली और मेडिकली ये प्रूवन है कि अगर आप इफ्तारी के साथ ही डिनर करें, देखिए अब तो टाइम हो जाता है 7 बज जाते हैं, आप डिनर जल्दी कर लें, कोई बात नहीं, आप ना फिर आपको सहरी पे सही भूख लगेगी। उसके बाद चाहें तो थोड़ा सा लाइट फूड ले लें, ग्रीन टी पी लीजिए, पानी पी लीजिए, रेगुलर ले लीजिए, लेकिन ये कि कोई बहुत ज़्यादा ऐसा मील ना लें कि मैंने अभी बहुत केसेस आए मेरे पास कि जो कि सहरी के बाद पेशेंट्स को उल्टियाँ हो रही हैं, तबीयतें ख़राब हो रही हैं, क्योंकि वो रात में भी खा लेते हैं, ओवर ईटिंग हो जाती है। फिर आपको पता है आजकल चूँकि लॉकडाउन भी चल रहा है, ज़्यादातर स्टूडेंट्स घर पर हैं, तो लोग बिल्कुल आज के एक्सरसाइज या वॉक बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, उसकी वजह से भी इंग्रेडिएंट्स आपके बहुत ज़्यादा आपके कैलोरीज बना रहे हैं, जो कि आप उसको सही से यूटिलाइज नहीं करिए, फिर वो इवेंचुअली जैसे आपने कहा सुस्ती भी हो रही है और तबीयत भी ख़राब हो रही है। तो ये ख्याल रखिए कि आप ये रखिए इनको, और साथ साथ जो वाइटामिन आप ले रहे हैं अपनी रेगुलरली वो ज़रूर लीजिए, लेकिन इफ्तारी पे लीजिए, क्योंकि वाइटामिन थोड़ा सा बेल्चिंग करती है, डाइजेशन कर देती है, थोड़ा सा बॉडी एक भी कर सकती है कुछ केसेस में, तो आप उसका कुछ दवाई या पानी पी सकते हैं। इफ्तार करते ही फौरी तौर पर सर में दर्द भी शुरू हो जाता है। जी हाँ, बिल्कुल आप सही कह रही है, बिकॉज चेंज ऑफ द शुगर लेवल्स, इफ्तार से पहले आपका शुगर लेवल कम होता है, एकदम से बड़ा होता है, तो बढ़ा हुआ होता है, तो उसकी वजह से होता है। तो उसके लिए बहुत अच्छा है चाय पी लीजिए, निकोटीन का आपको ज़रूरत होती है, चाय आप ले लीजिए, या आप अगर कोई बहुत अच्छा लस्सी पिए, अगर आप लस्सी पियेंगे ना इफ्तारी पे, जिन लोगों को डाइट कंट्रोल है तो लस्सी उसके बगैर मलाई के बगैर लीजिए, डाइट लस्सी लीजिए, तो आपको ना तो सर में दर्द होगा और आपको एक बहुत फ्रेशनेस वाली फीलिंग होगी। हाँ ये होता है कि थोड़ी नींद आती रहेगी, हुरूदगी रहेगी, तो वो चलता है, थोड़ा सा आप लाई बैक कर लें, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए, लेकिन ये बहुत ज़रूरी होता है। सही है। सो डॉक्टर इसाक, आपके लिए क्विकली टिप्स क्या होंगी कि जिन लोगों को दर्द हो वो अभी अपना रूटीन कैसे एक तो बैलेंस करें, और उनको क्या आप कहना चाहते हैं मजीद? देखें जी, माह रमज़ान के महीने में तो मैं यही है कि माह रमज़ान है तो इस वक्त इतना भी ज़्यादा सोना नहीं चाहिए, लेकिन जैसे डॉक्टर साहब ने पहले डाइट बताई है, बहुत उन्होंने प्रॉपर डाइट बताई है, अपनी डाइट का ख्याल रखें, प्रॉपर डाइट लें, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अपने आप को हर वक्त ना वो एक बोझल पानी ही ना रखने अपने ऊपर। जब आप सिर्फ जहन के तौर पर सोचते रहेंगे कि मुझे दर्द है, हाय मुझे दर्द है, मैंने कुछ नहीं करना, मुझे दर्द है, तो फिर कभी भी आपकी दर्दें ठीक नहीं होंगी। ज़रूरी है कि आप फ्रेश रहें और जहन से ये निकाल दें कि मुझे दर्द है, घर के काम करें। सिर्फ ये नहीं है कि लॉकडाउन है तो आप अब लॉक ही हो गए और कमरे के अंदर ही लॉक हो गए हैं, आप बाकी काम भी कर सकते हैं, घर के अंदर एक्सरसाइज भी कर सकते हैं, ठीक है, बहुत कुछ हो सकता है। लेकिन अगर मेंटली तौर पर अगर कुछ एक्टिव रहेंगे तो दर्दों से जान छूटी रहेगी, वरना ये जो लॉकडाउन है ना, इसके बाद मुझे लगता यूं है कि लोगों ने चलने फिरने से भी रह जाना अगर वो घर में ही सिर्फ बैठे रहे तो। ये तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया, हमें दीजिए इजाजत, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ने की बात। सुबह सवेरे